बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार भाई लड़कियों के लिए शायद पुलिस की जॉब नहीं है। कहते थे सर पहले तो मतलब मम्मी ही थोड़ी सी अगेंस्ट थी। आगे जाके जो रास्ता है सीपीओ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे? सर मेंस के लिए मैं कहूँगी मेरा मेजर पार्ट था वो मेरा मॉक पे फोकस था। मॉक सिर्फ लगाते थे या एनालिसिस वाले पार्ट पे भी आप ध्यान यस देते सर, थे? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा प्रेशर बनता है, खास करके जब पेपर पास में हो या पेपर देने जब हम जाते हैं, तो उस चीज़ से कैसे निपटे? अगर आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ था तो? मेरी लाइफ में हुआ था तो मेरे सामने गेट बंद हो रहा था। मतलब पुलिस से पहले पुलिसगिरी पूरी चला रखी है, अब पुलिस में वैसे कब लगे? वहाँ पे पहले ही बता दिया था मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, मुझे सब पेपर देखने हैं। बाकी जैसे प्रिपरेशन की इतनी जर्नी रही, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आपके सामने रहे होंगे, तो क्या ऐसे मेजर चैलेंजेस आपने फेस करे? फिजिकल के टाइम पे मतलब जब मेरा कोच मुझे सुबह 3 बजे बुलाता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे रोना आता था। तो नेहा, वर्दी की जॉब ही क्यों? सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज हमारे साथ में है नेहा गौतम, जिनका एसएससी सीपीओ 2024 के फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पे। तो स्वागत है नेहा आपका। और मैं चाहूँगा आप एक बार बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दें, बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हेलो, मेरा नाम नेहा गौतम है और मैं बरेली से हूँ। आप बरेली से बिलोंग करते हैं। नेहा, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई। आप सबसे बड़े हो या आपसे बड़ी बहन है? मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ, पर मेरे से छोटा मेरा भाई है। अच्छा, आपसे छोटे आपके भाई हैं। तो नेहा, सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी? मैं केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपनी स्कूलिंग की है और मैं 12th तक उसी स्कूल से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया है, वो भी बरेली से ही किया है। बरेली से। और ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने स्टडीज़ में ये तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। तो तैयारी आपने एसएससी की कब से स्टार्ट करी? मैंने 2023 से स्टार्ट की थी और मेरा पहला पेपर जो क्लियर हुआ था वो एसएससी सीपीयू ही था, जिसकी वजह से मेरा रुझान इसकी तरफ ज़्यादा हो गया। अच्छा, जो पहला क्लियर हुआ था कौन से साल वाला? वो 2023 वाला जी। तो उसमें मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ था या प्री वगैरह? नहीं, सिर्फ प्री हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं मतलब मेरा फिजिकल था तो मैं पहली रनिंग निकल गई थी, लेकिन मैं स्प्रिंट में आउट हो गई थी। तो उसके बाद 100 मीटर वाला जो स्प्रिंट होता है उसमें? उसमें आउट हो गई थी। अरे, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जनरली जो पहले जो मेन रनिंग है ना 800 मीटर वाला, उसमें ज़्यादातर को दिक्कत होती है, स्प्रिंट में कम लोगों को होती है। तो उसके बाद में आपने सीपीओ को ही दिल पे ले लिया कतई, है ना? उसके बाद मैंने सोचा कि अब यही पेपर निकालना है। पहले मुझे इस पेपर के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब मेरा फिजिकल क्लियर हुआ तो मैंने और फिर सर्च किया, फिर मैंने देखा कि वर्दी मिलती है। वर्दी का हमेशा से मैं लोगों को देखती थी तो पहले से ही लगता था कि वर्दी मिलेगी। तो कभी ऐसे नहीं लगा जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार पुलिस की नौकरी, गर्ल्स, थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई लड़कियों के लिए शायद पुलिस की जॉब नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा कभी लगा हो? कहते थे सर पहले तो मतलब मम्मी ही थोड़ी सी अगेंस्ट थी कि नहीं ठीक नहीं रहती लड़कियों के लिए, बहुत हेक्टिक है ये सब करके। पर मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने मुझे तैयारी करते हुए देखा है, जो मेरा फेस था उसमें उन्होंने इतनी मेहनत देख ली कि अब उनको लगता है कि ठीक जगह पे है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद मिला है, तो उनकी रिस्पेक्ट भी इस चीज़ के लिए थोड़ी बढ़ गई है। जो मम्मी शुरू में लगता था, लेकिन जब हाँ। तैयारी आपकी देखी तो आपका उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि हाँ जी तुम ये करो, बढ़िया है। तो नेहा, जैसे अभी आपको दिल्ली पुलिस मिल गया है, आप ज्वाइन भी करने वाले हैं, आगे का कुछ प्लान है या अभी दिल्ली पुलिस में सेटल होना है? सर मेरा जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और इस जर्नी तक मेरा सिर्फ दिल्ली पुलिस ही था, हमेशा वही रहेगा शायद। मेरे को था कि एक बार जो ग्राउंड लेवल पे चेंजेस लाने होते हैं ना, मतलब जो जनता के साथ जुड़े रहते हैं, मुझे लगा पुलिस से ज़्यादा बेटर इससे कुछ हो नहीं सकता। तो समाज सेवा मतलब हाँ, पूरा सोच रखा है। ग्राउंड ड्यूटी पे मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है लोगों की। चलो, ये तो पुलिस में तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बस यही जहाँ पे आप लोगों की बहुत मदद करने वाले हो। तो बहुत अच्छा आपने सोचा है, और दिल्ली पुलिस से बेहतर इसके लिए कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस सीधे कनेक्टेड लोगों से है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। बाकी नेहा, आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जैसे सीपीओ का पेपर 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1, टीयर 2। तो आपने टीयर 1 के लिए प्रीलिम्स के लिए कैसे कैसे तैयारी की? सर मैंने प्री के लिए पहले तो मुझे पैटर्न को समझना ही वो मैंने स्टार्ट किया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है या फिर कितने टाइम में हमें करना होता है। उसके बाद मैंने सोर्सेज देखे। सोर्सेज में मुझे लगा कुछ बुक्स अच्छी थी मेरे लिए, उनको मैंने फॉलो किया। उसके बाद मैंने देखा कि लोग काफ़ी सजेस्ट करते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बट मैंने सोचा कि एक सोर्स पे स्टिक करना ज़्यादा बेटर था। तो मैंने मॉक से बहुत ज़्यादा किया, मैंने मॉक से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। मुझे लगता है मेरे लिए मॉक काफ़ी हेल्पफुल था, लेकिन कुछ लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले एक सोर्स ढूंढो, उसके बाद आप उस सोर्स को बहुत ही
अच्छे से मतलब बहुत ही कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो। सर की भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी मैं सेम कहना चाहूँगी। रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी कि आप एक बुक पकड़ के उसको एक बार में आप कंप्लीट करके मॉक्स पे शिफ्ट हो जाओ। और जीएस के लिए आप वीडियोस हैं ही यूट्यूब पे, जीएस के लिए उस तरीके से। बाकी जब प्रीलिम्स आपका हो गया तो आगे जाके जो रास्ता है सीपीओ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो मेंस का प्रेशर है कि मेंस आ रहा है, प्लस में आपको फिजिकल भी करना है। तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे कि फिजिकल के लिए भी तैयारी चलती रहे और मेंस के लिए भी तैयारी चलती रहे? सर मेरा टू बी रियल मैं कहूँगी कि जब लास्ट टाइम मैं आउट हो गई थी तो मैंने फिजिकल पे बहुत ध्यान दे दिया इस बार। तो मैं प्री के साथ ही मैंने अपना फिजिकल स्टार्ट कर दिया था। जब मैं प्री की प्रिपरेशन कर रही थी उसके साथ ही मैं रोज़ सुबह 3 बजे या 4 बजे दौड़ने जाती थी। फिर मतलब वहाँ जा रही हूँ, फिर शाम को भी जाती थी दौड़ने। फिजिकल ही एक टाइम था जब मुझे लगता है, मतलब अब जो मुझे जॉब मिली है मैं कहूँगी कि वही उस चीज़ को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कि उस टाइम मैंने बहुत मेहनत की थी। क्योंकि जब आउट हो गई तो एक होता है ना, ये इस चीज़ का बहुत डर था। मुझे लगा मैं फिजिकल में आउट हो जाऊँगी, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। तो मतलब जितना कर सकती थी उतना किया। बाकी मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले, वो उनका एग्ज़ाम नहीं था, उनका फिजिकल भी नहीं था, वो फिर भी मेरे साथ दौड़ने जाते थे सब। मतलब मेरा एक कोच था, उसने मेरी जहाँ पे कमियाँ थी वो पहचानी। हाई जंप में दिक्कत थी वो उसने धीरे धीरे करके काफ़ी मतलब इम्प्रूव किया मुझे। उसका बहुत बड़ा हाथ था फिजिकल में। मतलब लोग भी अच्छे मिलते गए। बाकी मुझे जो लग रहा है अभी आपका पेपर निकालने से ज़्यादा जो ध्यान रहा है वो फिजिकल पे रहा है पूरा का पूरा। बाकी उस टाइम पे जब फिजिकल कर रहे थे तो मेंस की तैयारी आपने कैसे कैसे करी? तो मेंस के लिए मैं कहूँगी मेरा मेजर पार्ट था वो मेरा मॉक पे फोकस था। लेकिन अगर उसके अलावा किसी को बेसिक्स में बहुत दिक्कत है तो वो सर की वीडियोस, मतलब आपकी वीडियो से मैंने भी देखा था तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी। लास्ट टाइम रिवीजन अगर करना हो तो उसमें आप मैराथन देख सकते हो। मतलब मेरा ऐसा था कि बेसिक्स पढ़ तो रखे थे लेकिन कभी कभी मॉक में बीच में भूल जाती थी या कभी कुछ हो जाता था, तो आपके मैराथन काफ़ी हेल्पफुल थी। डेफिनेटली रिकमेंडेड। तो कितने मॉक टेस्ट आपने लगभग लगाए होंगे मेंस के लिए? सर 200 प्लस। तो 200 प्लस? यस सर। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। डेली ही करती थी, मतलब हमेशा। बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जनरली क्या है सीपीओ मेंस है, एक तो आपको मॉक ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई कि कहाँ से मॉक लगाऊं, क्योंकि इतने ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है बहुत सारे सोर्सेज पे। उसमें तो मतलब जो प्लेटफॉर्म है जिससे मैं करती थी उसमें तो सेक्शनल भी थे और सिर्फ इसी के सीपीयू की नहीं लगाती थी मैं, जीडी के भी, सीजीएल के भी, जितने मुझे इंग्लिश के सेक्शन मिल रहे हैं, जितने भी 10 मिनट के, 20 मिनट के, मतलब 200 ऐसे 120 मिनट के, 2-2 घंटे के हैं, वो भी मैं कर लेती। मतलब जो भी आपको इंग्लिश का मॉक मिला लगा दिया। अरे बहुत खतरनाक। ये लाइव टेस्ट आते थे वो भी दे दिए। सबके लाइव टेस्ट भी देते होंगे। तो मतलब बेसिकली आपने मॉक पे बहुत एक्सट्रीम फोकस आपने रखा है। तो मॉक सिर्फ लगाते थे या एनालिसिस वाले पार्ट पे भी आप ध्यान देते थे? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ मॉक लगाना तो है ही, लेकिन उसके बाद आपने एनालिसिस नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो आपने गलतियाँ जो पिछले वाले मॉक में की हैं सेम चीज़ें आप नेक्स्ट में रिपीट करोगे और वो साइकिल चलती रहेगी। लेकिन आपने अगर पहले में एनालाइज कर लिया अच्छे से और देख लिया आपकी कहाँ मिस्टेक है तो वो नेक्स्ट में रिपीट नहीं होगी। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं हमेशा करती थी। जैसे अक्सर करके हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि मॉक के लिए एक डायरी बना के रखो, तो उस टाइप से कोई डायरी वगैरह आपने? यस सर, एक कॉपी हमेशा बना के रखनी है जिसमें आपकी जो भी मिस्टेक हो रही है आप उसको नोट डाउन करो और उसका कॉन्सेप्ट आपको फिर क्लियर हो जाए। और वही डायरी हमेशा एंड में हेल्प भी करती है कि आपने एंड में जब आपको फाइनल एग्जाम देना है तो आप दोबारा अपने मॉक्स तो एनालाइज कर नहीं सकते, उनको खोल के देख भी नहीं सकते, लेकिन वो डायरी में आपने जो मिस्टेक किया उनको खोल के हमेशा रिवाइज कर सकते हो। वो तो एक बढ़िया सोर्स भी बन गया कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें मुझे दिक्कत होती है। yes, sir. और अल्टीमेटली क्या है ना कि हर आदमी के अलग तरीके की कमजोरियां हैं जीवन में, किसी को किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो किसी को किसी और में। तो बेहतर है कि अपने लिए अलग से एक डायरी मेंटेन करें। बाकी जैसे प्रिपरेशन की इतनी जर्नी रही, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आपके सामने रहे होंगे, तो क्या ऐसे मेजर चैलेंजेस आपने फेस करे? सर मुझे नींद बहुत प्यारी थी तो मैं फिजिकल के टाइम पे, मतलब जब मेरा कोच मुझे सुबह 3-3 बजे बुलाता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे रोना आता था कि क्यों जाना पड़ रहा है, लेकिन वो बाद में काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ, तो वो अच्छी चीज़ थी। बाकी मैं कहूँगी घर में रुकना, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था कि मन नहीं करा लाइब्रेरी जाने का। मतलब मम्मी बोल रही अरे नहीं खा के चले जाओ, अरे आज मेहमान आ रहे हैं बैठ जाओ थोड़ा सा, तो वो चीज़ें मार के अरे शादी है नहीं चलो शादी जाने दो, स्किप की, वो डिस्ट्रैक्शन थी। बाकी तो ठीक है, हो जाता था। जैसे आपने बताया कि फैमिली में भी टाइम देना ही पड़ता है, और गर्ल्स के लिए तो एक कई बार कंपल्सन सा भी हो जाता है कि रिश्तेदार आ रहे हैं फिर तो रुकना ही पड़ेगा।
और आपने जैसे दो बातें कही, एक तो आपने 3 बजे जगने की भी बात कही और फिर आपने कहा कि नींद भी बहुत प्यारी है। जिस आदमी को नींद इतनी प्यारी है वो 3 बजे जगेगा, मतलब मेरे को तो नींद बहुत प्यारी नहीं है, फिर भी मेरे से अगर कोई 3 बजे जगने की कहे, मैं तो थोड़े दिन से कोशिश कर रहा हूँ सुबह 6 साढ़े 6 जग जाऊँ और जाके कुछ कर लूँ फिजिकल अपने लिए भी, बट कर नहीं पाते। तो ये कहाँ से इतना मोटिवेशन आपको आया कि नहीं नहीं जग जाना है? सर ये आया जब मैं स्प्रिंट में आउट हो गई थी तब। मतलब फेलियर सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका बना? यस सर। बिल्कुल। सर वो याद कर करके मुझे नींद भी नहीं आती थी, तो उठने की तो बात ही अलग है। जब मैं उसको याद करती थी तो सोचती थी नहीं अब नहीं उठूंगी तो नहीं हो पाएगा। फिर वो जो मेरा कोच था वो बोलता था कि वहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगा हमारा जो फ्लाईओवर था वहाँ पे जाने के लिए, पर वो फिर ये भी बोलता था इस पर रनिंग नहीं की तो स्प्रिंट में फिर आउट हो जाओगी। तो मैं फिर उठती थी, जाती थी, कॉल करता था, मैं कभी कभी मना भी कर देती थी, लेकिन बाद में बहुत रिग्रेट होता था। तो वो वाली भी चीज़ें आई जब मैंने मना किया और बाद में रिग्रेट हुआ, तो मैं कोशिश करती थी ऐसा कभी ना ही करूँ, फिर चली जाती थी, हो जाता था। चलो मतलब फिजिकल पे तो एक्सट्रीम फोकस आपका रहा है। मतलब लोग भी देखते थे तो वो बोलते थे कि इतना भागती हो, इतना करती हो, पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो ये सारी मेहनत खराब हो जाएगी। पर ठीक है, फेलियर वही जो उसमें आउट हो गई थी, मुझे वो दोबारा नहीं देखना था कि मैं दोबारा आउट हो जाऊँ, वो रस्सी तक पहुँचते पहुँचते रह जाओ, तो वो चीज़ें नहीं देखनी थी बस। जैसे आपने बताया कि जो फियर था फेलियर का, तो कभी एग्ज़ाम को लेके ऐसा फियर नहीं आया कि यार एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स कम रह जाएं? कुछ ऐसे फियर्स? सर इसमें मैं कहूँगी इतना, मतलब लास्ट टाइम जब मेंस था ना जो मेरा, सर मेंस में मुझे लगता था हो तो जाएगा। हालांकि एक डाउट था दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की कि दिल्ली पुलिस मिल जाए मुझे। प्री के लिए मैं कहूँगी कि जब लास्ट टाइम क्लियर हुआ था उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स थे, तो इसमें मुझे लगा था प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं वो मुझे मेरे बस के नहीं लगते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी आगे देने का प्लान है? सर जैसा मेरा सपना था वैसा मुझे मिल गया है, तो शायद, अभी तो नहीं। तो नेहा वर्दी की जॉब ही क्यों? सर उसका मैं कहूँगी, मैं जैसी बचपन से मैं हूँ, मेरा जैसा नेचर है वो हेल्पिंग नेचर हमेशा से रहा है। मतलब स्कूल में भी किसी को कोई ज़रूरत है मेरी तो हमेशा वॉलंटियर कर देना, हाँ सर मैं कर दूँगी। कोई बच्चा है, किसी को बच्चे में क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं मैं कर दूँगी, सब मैं कर दूँगी। किसी जानवर को देख लिया पड़े हुए तो उसको उठा के अपने घर ले गई, पापा मम्मी कितना भी डांटे कोई दिक्कत नहीं। फिर एक इंसिडेंट ऐसा कहूँगी मैं जो मतलब मैंने किया था और मैं प्राउड भी हूँ कि मैंने किया, मैंने इनिशिएटिव लिया। वो मैं यहाँ से बरेली जा रही थी, तो एक बस में बच्चा था, उसकी मम्मी उसके साथ नहीं थी, वो 2 महीने का बच्चा था हार्डली, और वो रो रहा था। उसके जो पापा थे वो उसको उठा के ले आए थे, तो कोई इनिशिएट नहीं कर रहा था, बहुत देर से रो रहा था, सब लोग अपने फ़ोन में लगे हुए थे, कुछ सो रहे थे, काफ़ी मैं कहूँगी बड़े बड़े लोग भी थे जिनके खुद के बच्चे होंगे, पर उन्होंने भी इनिशिएट नहीं किया। तो मैंने फिर उस बच्चे को मतलब ऐसी ही चालाकी से थोड़ा लिया, मैंने कहा मैं छुपाती हूँ, फिर मैंने उसको अपनी गोदी में रखा, फिर उस इंसान को वापस नहीं दिया। फिर वहाँ पे जब एक जगह पे ढाबे पे उन्होंने बस रोकी तो मैं वहाँ पे बैठ गई। फिर मैंने कहा मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी जब तक आप इसके मुझे कागज़ नहीं दिखा देते थे कि ये आपका ही बच्चा है। तो फिर उन्होंने कागज़ दिखाए, वो जेन्युइन तो थे, लेकिन उनका बच्चा था, पर वो इंटेंशन उनके सही नहीं थे। वो अपनी वाइफ से झगड़ के उस बच्चे को ला रखे थे। तो वहाँ पे मैंने लोगों को इकट्ठा करके, अकेली तो मैं उन पर भारी पड़ भी नहीं सकती थी, वो वही मुझे सुनाते थे। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, वो उनको इकट्ठा किया, थोड़ा सा हंगामा भी किया। फिर लोग आए, उन्होंने कंप्लेंट की, पुलिस ने जांच की, फिर उनकी वाइफ को कॉल किया गया, फिर उसने बताया कि हाँ झगड़ के ले गया है, ये वो करके उसकी लोकेशन बताई, फिर वो वहाँ से उसको घर भेजा गया। मतलब पुलिस से पहले पुलिसगिरी पूरी चला रखी है, अब पुलिस में वैसे कब लगे? वहाँ पे पहले ही बता दिया था मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, मुझे सब पेपर देखने हैं। तो ये तो हमेशा से था। तो मतलब पुलिस का बना रखा है पूरा। वैसे जैसे आपने कहा आपका हेल्पिंग नेचर है, इसलिए पुलिस में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, हेल्प जैसे कई बार क्या होता है ना, हम इंसान हैं और हमारे पास में जब पावर आती है तो पावर पता नहीं किस दिशा में हमें ले जाए। पुलिस में जाके आदमी में पावर बहुत आ जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे चल के कि हेल्पिंग की जगह पे पूरा जोर चल रहा है, डंडा चल रहा है, हिटलर दीदी टाइप? नहीं सर, वैसे तो मतलब नेचर तो बहुत सॉफ्ट है, बाकी सर इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं मुझे लगता है पावर का। पावर के लिए मैं ये जॉब कर भी नहीं रही हूँ, मैं बस लोगों से कनेक्ट करने के लिए, और अगर इस जॉब से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ होगा नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरी मॉरल वैल्यूज़ हैं ये हमेशा बनी रहें, और अभी तक तो लोग अच्छे मिले हैं, तो होप करती हूँ आगे भी अच्छे मिलेंगे, तो वो भी काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली ये तो मैं कह सकता हूँ, मैंने 2.5 साल पुलिस में रहा हूँ, कि आपको जीवन में मतलब हर रोज़ नए नए लोगों की मदद करने का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पुलिस इस तरीके का काम है कि नेचर बाई नेचर ही उसमें आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत होगी। वो बात अलग है आप कितना कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे,
बाद में आगे देखा जाएगा, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी आपके पास में पूरी होगी। और मैं जितना आपसे इंटरेक्ट करके अभी समझ पाया हूँ, मुझे लगता है आप मदद करोगे भी पूरे तरीके से। बाकी आपकी लाइफ में क्या ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला, या कौन ऐसे लोग थे, या वर्दी मोटिवेशन थी, या पैसा मोटिवेशन था, क्या ऐसा मोटिवेशन था? सर मोटिवेशन पहले जो मेरी दीदी ने एग्ज़ाम क्लियर किया था उसकी मतलब उसको भाव मिले थे लोगों से बहुत, तो पहले तो वो था। उसके बाद मैंने जब लाइब्रेरी में रखा, मतलब मैं जब लाइब्रेरी में स्टार्ट किया, तब मैंने वहाँ और बच्चों को देखा। वो बच्चे मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जिसकी फैमिली, मतलब उसको फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी वो काफ़ी मेहनत करता था और काफ़ी पढ़ता था। वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करने आता था और रात में 10-10, 12-12 बजे तक वो पढ़ रहा है। वो सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि मतलब मुझे भी करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनको मैच करते करते मैं इस लेवल तक खुद ही आ गई। मतलब लोग मोटिवेशन ज़्यादा रहे हैं, ना कि पैसा या कुछ पावर वगैरह? पैसा तो कभी कोई मोटिव ही नहीं था। तो आगे चल के पैसा कमाने का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, वैसे सच है, पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मतलब मैं खुद भी इतने टाइम वर्किंग रहा हूँ। पहले हमें ऐसा ही लगता है कि जब तक हम बेरोज़गार होते हैं तो हमको लगता है कि यार कैसे भी एक बार जॉब लग जाए, और जॉब में जो पहला मोटिवेशन है ना, वो पैसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है जॉब में पहला मोटिवेशन, खास करके यूनिफॉर्म टाइप की जो जॉब है उनमें अलग ही चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब हमें सैलरी मिलती है ना, और जिस दिन सरकार कहती है कि डी अब की बार 2% बढ़ा है, तो बड़ा गुस्सा आता है कि 3% क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इनिशियली हमें लगता है कि क्या है इतनी सैलरी। देखो आप एक बात समझो, आज हमारे पास में आपकी अर्निंग 0 है, आपकी पर्सनल अर्निंग जो है, ठीक है। अचानक से अब आपकी जॉब लग गई, ज्वाइनिंग होगी, एकदम से आपकी सैलरी आई 60,000 रुपये। अब घर में जो आपकी जीवन में जो पैसे का फ्लो है, हर महीने 60,000 रुपये नया पैसा आ गया, तो शुरू में लगेगा यार इतना पैसे का करना क्या है, बहुत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, वो सब आपके एडजस्टमेंट्स होते जाएंगे, और वो पैसा कब आपका लगने लग जाएगा पता भी नहीं लगेगा, फिर लगेगा बहुत कम है। तो ये सब चलता रहता है। बाकी बहुत अच्छा है कि पैसा मोटिवेशन नहीं है, और मैं ये कहूँगा आपसे कि लंबे टाइम तक कोशिश करना लाइफ में इसी तरीके से चलने का, कि पैसा मोटिवेशन ना बने। क्योंकि पुलिस की जॉब जो है ना, उसमें बहुत पावर है, और जितनी पावर होती है ना लाइफ में किसी भी चीज़ में, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जितनी पावर है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इम्पार्शियल हों, और कोई भी भेदभाव या कुछ भी ऐसा हमारे मन में पहले से ना बनाया हुआ हो कि हमें ऐसा ही करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके जो मॉरल्स हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, और आगे तक बनाना और लोगों को सिखाना भी। आपके परिवार में जो भी आपके भाई हैं छोटे, उन सब लोगों को भी सिखाना, और कोशिश करना कि इन चीज़ों को आगे तक कैरी कर पाएँ वो सारे लोग भी। ऐसा कुछ करो आप उनके लिए। बाकी नेहा, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों के लिए कुछ एडवाइस या कुछ भी ऐसा उनको सजेस्ट करना चाहते हैं। कोई मॉरल एडवाइस हो सकती है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सजेस्ट करें। सर मैं कहूँगी कि आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें, उसको इग्नोर ना करें। और पढ़ाई के लिए मैं कहूँगी एक ही सोर्स रखें, बहुत सारे सोर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ही एंड में जाके कन्फ्यूजन होगी। बेटर आप एक सोर्स रखें, एक टीचर ढूंढें और उसको आराम से मतलब कंसिस्टेंटली आप फॉलो करें, और तैयारी करते रहें जब तक आप कर रहे हो, जब तक नौकरी नहीं लग जाती, तब जब तक गोल ना हासिल हो जाए तब तक लगे तब तक करते रहो। बाकी नेहा, जैसे आज की डेट में हम चारों तरफ देखते हैं बड़ी नेगेटिविटी है, कभी एसएससी एग्ज़ाम्स को लेके नेगेटिविटी, तो कभी लाइफ में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो उस नेगेटिविटी में कई बार बहुत सारा प्रेशर बनता है, खास करके जब पेपर पास में हो, या पेपर देने जब हम जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाके परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ से कैसे निपटा जाए, आप कैसे निपटे, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ था तो? यस सर, मेरी लाइफ में हुआ था। जब मैं मेंस देने जा रही थी, तो मैं निकली तो बहुत पहले थी, पर मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो गई। तो मेरे सामने गेट बंद हो रहा था, मैं रोते रोते अंदर घुसी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया था और परफॉर्म थोड़ा कर भी नहीं पाई थी। पर मैं कहूँगी कि आप थोड़ा काम रहो और आसपास की निगेटिविटी को इग्नोर करो। वो तो आपकी पहले से ही है, जब आप तैयारी कर रहे हो तभी बोला होगा लोगों ने कि क्या तैयारी में घुस रहे हो, नहीं होगा, अरे तुम तो पढ़ भी नहीं रहे। पर इन पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका अगर मेंटल स्ट्रांग है तो आप हमेशा कर सकते हो। आप बस ध्यान रखो कि आपको अचीव ये करना है, ये चीज़ आपको पढ़नी है, और आप डेली उस चीज़ में लगे रहो। सोचो मत कि कौन क्या बोल रहा है, नेगेटिविटी आती रहेंगी जाती रहेंगी, बस आप तैयारी करते रहो। बाकी बहुत अच्छा लगा नेहा आपसे बात करके, और एक्चुअली में मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि जब हम इस तरीके के लोगों से मिलते हैं जो कि हाई मॉरल वैल्यूज़ रखते हैं, तो उनसे हमेशा सीखने का स्कोप है। इंसान है, लाइफ है, तो सीखते तो हमें ही। तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, आपने बहुत सारी चीज़ें दीदी से सीखी अपने, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।